जय हिंद दोस्तों। आज हमारी इंटरनल सिक्योरिटी की 12th क्लास, ठीक है। तो आज हमारा जो नया टॉपिक है ये है आपका संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्क साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें और धन शोधन और इसे रोकना। तो ये हमारा आज का जो मुद्दा रहेगा ये पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार ना पहले मैं आपको ना इस जो टॉपिक दिया हुआ है ये टॉपिक को मैं आपको थोड़ा डिकोड करके बता देता हूँ कि है क्या। तो देखिए लिखा है कि संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा की चुनौती। तो देखिए आंतरिक सुरक्षा की जो चुनौती है इसको आप कवर कर ली, ठीक है। मतलब कि संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को कैसे चुनौती। दूसरा बोलता है कि आंतरिक सुरक्षा को चुनौती किसके माध्यम से, मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइटों के माध्यम से। मतलब सीधी सी बात है, ये बोलता है कि आपके जैसे सुरक्षा आंतरिक सुरक्षा को चुनौती बोलता है, आंतरिक सुरक्षा को चुनौती। और किस किस आधार इसने क्या क्या मांगा है, माना है। तो आधार पहला माना है संचार नेटवर्क से आपकी आंतरिक सुरक्षा को क्या चुनौती है, एक। दूसरा उसने आधार माना है कि भैया मीडिया से कैसे आपकी आंतरिक सुरक्षा को चुनौती है, दो। और तीसरा बोला है कि सामाजिक नेटवर्क, सोशल नेटवर्किंग साइट, ठीक है, सामाजिक नेटवर्क साइट, इनके द्वारा कैसे आंतरिक सुरक्षा की चुनौती है। तो इन तीन के आधार पर आप आंतरिक सुरक्षा की चुनौती देखेंगे। तो पहला ये हो गया। दूसरा टॉपिक जो है इसी के इस लाइन में कि साइबर सुरक्षा की बुनियादी बात। तो पहला आपका ये हो गया। मतलब अगर मैं इस सिलेबस को जो आपका ये लाइन दिया हुआ है सिलेबस में, मैं इसको डिकोड कर रहा हूँ तो वही बता रहा हूँ। तो पहला आपका ये हो। दूसरा आपको पढ़ना है साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें। देखिए यहाँ पे लिखा है साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें। मतलब आपको साइबर अटैक नहीं करना है कि स्टॉकिंग क्या होता है, बुलिंग क्या होता है, स्पैमिंग क्या होता है, ये सब आपको, फ्लेम क्या होता है, ये नहीं पढ़ना है। आपको साइबर सुरक्षा पढ़ना है, साइबर अटैक नहीं पढ़ना है, ठीक है। साइबर अटैक ये कंप्यूटर का पार्ट हो जाता है जो आपके प्लेन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और सेकंड पेपर में जो है पार्टे में, तो वो वाला। यहाँ साइबर सुरक्षा आपको पढ़ना है, कंफ्यूज मत होइए। तो साइबर सुरक्षा। और तीसरा जो इसी का लाइन है, धन शोधन, धन शोधन और इसे रोकना। धन शोधन मतलब मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ये आपको इसमें पढ़ना है। तो आपको आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां तीन आधार पर ये देखनी है, फिर साइबर सुरक्षा पढ़ना है, और फिर धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग, और ये तो तीन टॉपिक है। तो आज मैं क्या करूंगा, आज मैं आपको आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां ये तीन आधार पे, संचार नेटवर्क, मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट के आधार पर जो भी आंतरिक सुरक्षा देश की चुनौती है वो बता देता हूँ। और दूसरा आपको मैं साइबर सुरक्षा बता, ठीक है। रह जाएगा आपका धन शोधन। धन शोधन फिर ये बड़ा टॉपिक है, तो ये मैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये मैं बता दूंगा ये। और इसी के साथ ही फिर ये आपका इंटरनल सिक्योरिटी वाला जो सिलेबस है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज चलिए हम देख लेते हैं कि इस क्या क्या हमको पढ़ना। आंतरिक सुरक्षा की चुनौती है संचार नेटवर्क, मीडिया और सोशल नेटवर्क साइटों और साइबर सुरक्षा, ठीक है। तो देखिए, अब जैसे मैंने बोला आंतरिक सुरक्षा की चुनौती है, तो किस आधार पर, संचार नेटवर्क। तो पहले देख लेंगे कि भैया संचार नेटवर्क है क्या, तो पहले इसको इंट्रोडक्शन देख लेंगे। फिर देख लेंगे कि मीडिया मीडिया क्या है। फिर देख लेंगे कि सोशल नेटवर्किंग साइट था। तो इन दोनों का इंट्रोडक्शन देख लेंगे, तब भाई जब आपको वो आंतरिक सुरक्षा पूछ रहा है तो जब आप जानोगे वो है क्या, फिर आपको ये पता चलेगा कि भाई उसका काम क्या है। और जब काम का दुरुपयोग होने लगता है तभी तो आंतरिक सुरक्षा खतरे में आ जाए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपकी सोशल नेटवर्क की साइट है, यूट्यूब है, ट्विटर है, बहुत सारे, फेसबुक है। अब इसमें मान लीजिए कि गलत सूचना अफवाह फैलाने लग गए, देश के खिलाफ गतिविधियां होने, आतंकवाद का प्रयोग होने लगे, यही आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती हो गई। आप समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले सोशल संचार नेटवर्क क्या है, मीडिया क्या है, सोशल नेटवर्क से ये देख लेंगे। फिर ये मीडिया का महत्व देख लेंगे और सोशल नेटवर्किंग साइट का ये महत्वकार देख लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद देख लेंगे कि ये जो आपका लिखा है ना, सोशल नेटवर्किंग साइट या इसी को मीडिया मान लो या संचार नेटवर्क, ये नकारात्मक प्रभाव या मतलब आपकी आंतरिक सुरक्षा के लिए किस प्रकार चुनौती। तो इस तरह हमारे जो पहला वाला टॉपिक हो जाएगा, ये वाला पार्ट ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप बचेगा साइबर सुरक्षा। तो साइबर सुरक्षा के लिए इस आधार पर हम साइबर सुरक्षा, ये याद देखिए साइबर सुरक्षा है टॉपिक, ना कि साइबर अटैक है, साइबर सुरक्षा टॉपिक है, ठीक है। तो पहले देख लेंगे साइबर सुरक्षा क्या है, फिर देख लेंगे भाई महत्व क्या है साइबर सुरक्षा का, क्या क्या महत्व है, क्या आपकी गोपनीय जानकारी लीक ना हो, देश की इंटरनल सिक्योरिटी वो खतरा ना हो, ठीक है। फिर आखिर जो साइबर सुरक्षा के जब साइबर सुरक्षा कि भाई साइबर सुरक्षा है ना, किसी से सुरक्षा होगी तो किससे सुरक्षा है, साइबर अपराध से सुरक्षा है। तो देख लेंगे कि भाई साइबर अपराध के स्रोत क्या है। हम साइबर अपराध की कैटेगरी नहीं पढ़ेंगे, साइबर अपराध के स्रोत क्या है, कहाँ कहाँ से साइबर अपराध हो सकते हैं। अब जहां जहां साइबर अपराध हो सकते हैं वहीं पे आप अपना सुरक्षा तंत्र स्थापित कर दो तो साइबर अपराध नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है साइबर अपराध आंतरिक सुरक्षा के लिए किस प्रकार चुनौती आती है, ये देख लेंगे। फिर हाँ, फिर आपने साइबर सुरक्षा के लिए कौन से स्टेप ले रखे हैं। तो कई इसके कई सारे स्टेप हमने नीतिगत प्रयास बना रखे हैं, कानूनी
कई अधिनियम बना रखे हैं, अब फिर संस्था के निर्माण कुछ अन्य पहले भी हैं, तो इस आधार पर हम प्रयास देख लेंगे अपने साइबर सुरक्षा के लिए। तो इसी के साथ ही आपके ये दोनों टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको सिलेबस, ये मतलब ये जो लाइन दिया है टॉपिक, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब हम चलते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले हमारा है संचार या संचार नेटवर्क क्या है। तो देखिए, सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन जाने कि संचार नेटवर्क क्या है, तो देखिए नेटवर्क का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है? और किसी भी चीज को जोड़ना, मतलब कि जैसे इंसान को जोड़ दो, जैसे नहीं कह देते कि जैसे जैसे नहीं कह देते कि भाई दाऊद का नेटवर्क बहुत टाइट है। दाऊद नेटवर्क क्या है? नेटवर्क है क्योंकि उसके लोग जुड़े हुए हैं आपस में, इतना जुड़े, फास्ट इंफॉर्मेशन की ट्रांसफर हो जाती है। तो नेटवर्क किसी, या फिर हम बोल देते किसी भी जगहों को जोड़ना, कि जैसे दिल्ली में भाई वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बहुत अच्छा है भाई, मतलब कि सभी जगह रोड से जुड़े हुए, तो नेटवर्क का मतलब जोड़ना। ये सिर्फ ऐसा ना समझिए कि नेटवर्क का उपयोग हम सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम के लिए करते हैं या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में करते हैं, आईटी के क्षेत्र में, ऐसा नहीं है। नेटवर्क का मतलब उसे जोड़ना, किसी भी जब किसी भी चीज को जोड़ना, चाहे स्थान हो, वस्तु हो, चाहे किसी भी हो, ठीक है। संचार का मतलब होता है सूचना का आदान प्रदान, सूचना का ट्रांसफर, ये होता है संचार, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं संचार नेटवर्क क्या। तो देखिए, संचार नेटवर्क एक व्यवस्थित तंत्र है, सिस्टम के रूप में होता है, ठीक है, जो जगहों, ठीक है, लोगों और संसाधनों के बीच संचार को संभालता है। संचार मतलब सूचना के आदान प्रदान, ठीक है, जिससे जानकारी या डेटा स्थानांतरित हो सकती है। आप समझ गए ना? अब जगहों को जोड़ दिया एक जगह से दूसरे, दिल्ली का जैसे आपका संचार, दिल्ली का ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बहुत अच्छा है। लोगों को जोड़ दिया तो पहले तो कहते कि हमारे जो प्रशासन तंत्र है उसका, आपका पुलिस का नेटवर्क बहुत अच्छा है, पुलिस का नेटवर्क बहुत अच्छा है, तो मतलब है कि पुलिस एक दूसरे से बहुत अच्छे तरह से। फिर संसाधन में आप बोल सकते हैं कि उसका कंप्यूटर नेटवर्क बहुत अच्छा है और इंटरनेट नेटवर्क बहुत अच्छा है। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसके बीच संचार का संभालता है, जिसमें डेटा और इसका स्थानांतरण, तो आपको समझ। अब क्या बोलता है कि कंप्यूटर और अन्य डिवाइस को जोड़ना नेटवर्क कहलाता है। मैं आपको बताइए, जोड़ना, ठीक है। और नेटवर्क से संचार करना संचार नेटवर्क। और जब आपने जोड़ दिया, आपने डिवाइस, अन्य डिवाइसेस को, कंप्यूटर के अन्य डिवाइसेस को नेटवर्क के माध्यम से जोड़ दिया, अब अगर आप उससे संचार करेंगे तो वही आपका संचार नेटवर्क है। अब ये कई तरह से, जैसे लैन होता है, वैन होता है, मैन होता है, ठीक है ना। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो अगर लैन देखिए, तो लैन क्या होता है? ये छोटे स्तर के, लेखा लिखा है स्थानीय क्षेत्र। स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क के छोटे क्षेत्रों में कंप्यूटरों और उसके उनके उपकरणों को जोड़ना। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर, आप कंप्यूटर में मान लीजिए कि आपने उससे प्रिंटर को जोड़ लिया, आपने मान लीजिए वायरलेस माउस है तो वायरलेस को कनेक्ट कर लिया, वायरलेस कीबोर्ड है तो कीबोर्ड को जोड़ लिया, और अन्य जो वाईफाई कनेक्ट कर लिया, मतलब जो छोटे स्तर पे हो जाएगा वो आपका लैन हो जाएगा, लोकल एरिया में। इसमें क्या है? डाटा, फाइल और प्रिंटर को साझा किया जाता है, ठीक है, और एक दूसरे से संचार सुविधा को संचार करने की सुविधा प्रदान की जाती है। अब वैन क्या होता है? वैन मेट्रो लैन से बड़ा होता है। ये क्या होता है? ये बड़े भू क्षेत्र को कवर करने वाला नेटवर्क है, जो विभिन्न स्थानों के बीच डेटा कम्युनिकेशन को सुविधा प्रदान करता है। तो ये आपको लैन वैन समझ। अब देख लेते हैं साइबर वर्ड का। देखिए, एक वर्ड मतलब दुनिया होती है, ठीक है, और साइबर वर्ड मतलब होती है जब जो दुनिया है, उस दुनिया को जब इंटरनेट के माध्यम से आप जोड़ते हैं, मतलब इंटरनेट के माध्यम से दुनिया को जोड़ देना, तो साइबर। अब जैसे आज से 100 साल पहले साइबर वर्ड नहीं था, क्योंकि दुनिया इंटरनेट के माध्यम से नहीं जुड़ी थी, मोबाइल ही फोन नहीं था, इंटरनेट की तो बात ही दूसरी, ठीक है ना। लेकिन आज की जो दुनिया है वो साइबर वर्ड है, क्यों? इंटरनेट के माध्यम से जुड़ी है। कोई भी सूचना देना है, आपने एक क्लिक किया, पूरे विश्व में सूचना फैल गई। ये होता है साइबर वर्ड, मतलब यहाँ पे कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत फास्ट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका संचार नेटवर्क। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ। चलिए मीडिया जान लेते हैं। देखिए, मीडिया का मतलब होता है, मीडिया बना है, मीडिया का मतलब होता है माध्यम, माध्यम, मीडियम होता है, और मीडियम सिंगुलर है, और मीडियम का जो प्लूरल फॉर्म होता है उसको हम मीडिया बोलते हैं, ठीक है। मीडियम का मतलब होता है माध्यम, एक माध्यम, और जब वही कई सारे माध्यम हो जाते हैं तो वो मीडिया हो जाता है। तो मीडिया क्या है? यह संचार का माध्यम है। संचार मतलब सूचना के आदान प्रदान करने का माध्यम है, तरीका है, ठीक है। अब ये कई सारे प्लूरल फॉर्म है, तरीके हैं, ठीक है, जिसका उपयोग सूचना या डेटा को संग्रहित करने और वितरित करने में किया जाता है, ठीक है। अब जैसे अगर उदाहरण देखें तो समाचार नेटवर्क, टेलीफोन, रेडियो। अब जैसे समाचार, समाचार पत्र हो गया, ठीक है। अब समाचार पत्र क्या है? वो एक मीडिया है। कैसे मीडिया? भाई समाचार पत्र में डेटा स्टोर होती है, जानकारी, 10 पन्ने का समाचार पत्र है, जानकारी लिखी है तो वो अपने में डेटा स्टोर की है, और आपके घर में सुबह सुबह आ गया तो वो डेटा वितरित हो गई, वो डेटा आपके पास ट्रांसफर हो गया। उसी तरह रेडियो है, टेलीविजन है, तो ये सब आपके मीडिया हो गए, ठीक है।
चलिए, अब देख लेते हैं कि मीडिया का महत्व भाई आखिर क्या है? जब देखिए मीडिया के आपको काम पता चल जाएगा और काम का जब हम दुरुपयोग करने लगेंगे तो उसी से आपकी इंटरनल सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी। तो देखिए, पहला है मीडिया, मीडिया का कारण सूचना का आदान-प्रदान करना। अब सूचना का आदान-प्रदान करना, आपने गलत सूचना आदान-प्रदान कर ली तो इंटरनल सिक्योरिटी खतरे में आ गई आपकी, ठीक है? दूसरा शिक्षा प्रदान करना, अब जैसे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, मतलब पढ़ा नहीं रहा, बता रहा हूँ, ये क्या है, ये मैं आपको मीडिया के माध्यम यूट्यूब है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, इसी के माध्यम से शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। आप जैसे समाचार टेलीविजनों में अगर मीडिया देखे तो टेलीविजनों में भी कई सारे ऐसे चैनल होते हैं जिसमें पढ़ाया जाता है और शिक्षा दी जाती है, ठीक है। उसके बाद में मनोरंजन, क्रिकेट विकेट आते हैं, आप स्पोर्ट्स चैनल होते हैं, तो ठीक है। फिर जनमत को आकार देना, जनमत को आकार देना कि जैसे आप देखेंगे कि टीवी वगैरह में कई सारी डिबेट डिबेट होती रहती है, तो उससे क्या होता है कि वो डिबेट को सुन करके लोग अपना अवधारणा बनाते हैं कि हाँ, ये दो दो एक्सपर्ट बात करते हैं, समझ में आता है कि हाँ, किसका बात में ज्यादा दम है, किसके बात में सच्चाई है। तो उस आधार पे जनमत मतलब होता है कि विचारधारा का निर्माण करना। उसके बाद है सामाजिक राजनीतिक विमर्शों का को प्रभावित करना। अब जैसे समाज में कौन कौन सी विचारधारा है तो उसको आप देखते होंगे कि कई सारे सामाजिक कार्यक्रम आते हैं, राजनीतिक कई सारे राजनेताओं का इंटरव्यू होता है, सभा टीवी, संसद टीवी, इस सब में तो वो विचार विमर्श को प्रसारित किया जाता है, तो वो मीडिया का काम है। निगरानी, ये निगरानी भी करती है, सर्विलांस करती है चीज की, अगर मान लीजिए कि कहीं मान लीजिए दंगा फसाद हो गया तो वहां पे जाकर के आप देखते होंगे कि ऐसा कई सारे जर्नलिस्ट जाते हैं और अपना समाचार पत्र देखते हैं, अगर कहीं गलत खबर पड़ी तो उनको उनको ये भी दायित्व रहता है कि गलत खबरों का प्रसारण नहीं कर सकते, नहीं सेंसरशिप लग जाएगी और उनके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। उसके बाद है ज्ञान का विस्तार, तो आपको मालूम ही है। फिर सामाजिकरण, भाई समाज का निर्माण करते हैं और समाज की नई नई जो भी चीजें हैं, बातें हैं, उसको वहां से बताई जाती है। एजेंडा का निर्धारण, एजेंडा मतलब कार्यक्रम भी तय करते हैं, कई सरकार के कार्यक्रम बताते हैं, अपने कार्यक्रम समाज के कार्यक्रम, तो मतलब पूरी जानकारी ये आपको देते हैं, तो ये हो गया आपका मीडिया का काम, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट क्या होता है। तो सोशल नेटवर्किंग साइट, आप SNS क्या होता है ये मैं आपको, ठीक है। तो देखिए, सोशल नेटवर्किंग साइट की अगर हम बात करें तो सीधे लिखा है इंटरनेट पर उपलब्ध ऐसी साइट है, मतलब इंटरनेट के बिना सोशल नेटवर्क साइट नहीं हो सकती। तो एक इंटरनेट शब्द इंपॉर्टेंट हो गया, दूसरा साइट होना चाहिए। तो इंटरनेट पर उपलब्ध ऐसी साइट है जिनके माध्यम से व्यक्ति द्वारा सामाजिक अंतः क्रिया की जाती है, मतलब समाज जो है, समाज है, समाज में लोग हैं, वो एक दूसरे से जुड़ते हैं, बात करते हैं, अंतः क्रिया इंटरेक्ट होते हैं, इंटरेक्ट में बातें भी हो जाती है और मतलब मनोरंजन भी हो जाता है, सब तरह से जुड़ाव हो जाता है, ठीक है। अंतः क्रिया की जाती है, सोशल नेटवर्किंग साइट कहलाती है, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ठीक है ना। तो मतलब इंटरनेट पर वो साइट होनी चाहिए और कहीं साइट नहीं। तो इंटरनेट पर उपलब्ध ऐसी साइट है जिससे व्यक्ति एक दूसरे से अंतर क्रिया करते हैं, तो वो आपकी सोचा, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ठीक है। तो ये सब आपके सोशल नेटवर्किंग साइट है। अब चलिए देख लेते हैं कि सोशल नेटवर्किंग साइट का क्या कार्य, क्या महत्व है। पहला है सामाजिक जुड़ाव में वृद्धि। तो देखिए, पहले के समय क्या होता था, पहले के समय आप देखेंगे कि पहले के समय जैसे कोई भी व्यक्ति है, किसी भी उम्र का है, उसके भाई कितने दोस्त होते थे, 10-12 हो गया, कोई बड़ा बड़ा कोई व्यक्ति है, तो क्षेत्रीय सन नेता नेता लोग तो मान लीजिए बड़े हो जाते थे काफी, तो उनके मतलब कि सारे फला अब जब सोशल नेटवर्क आए तो अब देखिए, अब आप किसी का फेसबुक में अकाउंट है तो उसके 2000 फ्रेंड है, अब वो 2000 लोगों को जानता भी नहीं है, लेकिन 2000 फ्रेंड है, कोई बात मतलब लिखेगा, जानकारी देगा, 2000 लोग उसको पढ़ सकते हैं, तो क्या हो गया, तो सामाजिक जुड़ाव हो गया। अब पहले कोई नॉर्मल व्यक्ति 150 भी फ्रेंड ही नहीं हो पाते थे, तो ये क्या है, सामाजिक जुड़ाव में वृद्धि करता है, ठीक है। फिर विभिन्न मुद्दों पर जनमत का निर्माण और जन सहभागिता में वृद्धि। अब सही बात है, जैसे आप देखेंगे कि आजकल तो चुनाव प्रचार तक सोशल नेटवर्किंग साइटें, मीडियाओं के माध्यम से हो जाता है, यूट्यूब में कई सारे राजनेता अपना भाषण दे देते हैं, लाइव चलता है, तो ये सब क्या है ना कि जनमत का निर्माण करता है, कि एक तरह से विचारधारा फैलाता है कि हाँ, की क्या स्टेप लेना चाहिए। तो ये मतलब एक जनमत का निर्माण, मतलब कि एक विचार को बहुमत के रूप में स्वीकार करना, वो जनमत का निर्माण कहलाता है। जन सहभागिता, एक दूसरे की लोग मदद करते हैं इसके द्वारा, तो ये आपकी वृद्धि कर। उसके बाद है दबाव समूह के रूप में क्रियाशील। अब जैसे मान लीजिए दबाव समूह के रूप में कैसे क्रियाशील है, अब मान लीजिए कि कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ठीक है। अब विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जैसे बिहार में विरोध प्रदर्शन हुआ, छात्रों के ऊपर पानी बरसाया गया, लाठियां चलाई गई, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए कि सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं होती तो वहां पे पुलिस उनको मार पीट के भगा भी देती, किसी को पता भी नहीं चलता ज्यादातर लोगों को, ठीक है। लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट है, बिल्कुल मीडिया पहुंच गई, अब उनके पास लाठी चलाया जा रहा है, पूरे पूरे नेटवर्क साइटों के माध्यम से पूरे देश को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं यार, वहाँ लोग बच्चे हैं वो अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, सरकार उनके साथ
बर्बरता कर रही है, उनको पीट रही है, तो जनमत का निर्माण हो गया। तो ये क्या हो गया, फिर ये जो बच्चों का छात्र संघ था, वो सरकार के ऊपर एक दबाव समूह के रूप में काम करने लगा। दबाव समूह एक ऐसा समूह होता है जो सरकार की नीतियों को प्रभावित करता है, उसमें परिवर्तित करने का प्रयास करता है, करता नहीं है, प्रयास करता है। अब जब इच्छा होगी सरकार की तभी वो होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका दबाव समूह। उसके बाद स्थानीय समस्या का सार्वभौमिकरण। स्थानीय समस्या, मान लीजिए कि कहीं रोड नहीं बनी, आपने डाल दिया कि ये देखिए सरकार रोड नहीं बना रही है, ये देखिए यहाँ पानी पीने को नहीं है। तो इस तरह क्या होता है कि गाँवों वगैरह में चले जाइए तो ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जाते हैं, फिर बताया जाता है कि आज बताइए उस देश में फलाने राज्य के इस किसी गांव में लाइट नहीं है। अब ये अगर न्यूज आ जाए ना, तो सरकार के ऊपर एक काला धब्बा है कि आज 2025 में भी किसी गांव में लाइट नहीं है, मतलब अब फिर गिरना, मतलब कि आप समझ सकते हैं। उसके बाद स्थानीय समस्या, जैसे पता चला कि महंगाई बढ़ गई है, प्याज का रेट बढ़ गया, इस इन सब से तो सरकार ही गिर जाती है। उसके बाद है अलगाववाद, एकाकीपन दूर करने का माध्यम। अब जैसे अलगाववाद, अब जैसे भाई जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, सामाजिक जुड़ाव कम हो रहा है, सब अपनी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, जॉब में इतने व्यस्त हो गए हैं, जॉब के कारण लोग दूसरे दूसरे शहर चले जाते हैं, तो अकेलापन आ रहा है। तो अकेलापन ठीक है, अलगाववाद का तो क्या है, भैया आपने सोशल मीडिया खूब सारे उसमें मनोरंजन के कार्यक्रम है, आप बात भी कर सकते हैं, बोला ना सामाजिक जुड़ाव में वृद्धि, आपके 2000 फ्रेंड है, बात करिए, तो ये आपका कदूर। उसके बाद है विचार, सूचना, ज्ञान की तीव्रता फैलाव। भाई आपका कोई विचार है, आप वहां पे डाल सकते हैं, ठीक है। ज्ञान ज्ञान की तीव्रता का फैलाव, अब मैं यहाँ ज्ञान इस यूट्यूब के माध्यम से आपको बता ही रहा हूँ, तो ज्ञान का फैलाव हो ही रहा है। उसके बाद है व्यवसाय में सहयोगी। अब देखिए आजकल व्यवसाय में भी कैसे सहयोगी हो रहा है। लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई दुकानदार है, अब वो क्या करेगा, वो अपना व्हाट्सएप स्टेटस में लगा देगा कि आज हमारे यहाँ फलाना कोई के कपड़े का चित्र बना देगा, मतलब कोई भी फोटो लगा देगा तो दुकानदार कि ये ले जाइए, ये ऑफर चल रहा है, ये तो लोग इसका यूग व्यवसाय के रूप में, कहीं मान लीजिए कोई है ऑफर निकाल देता, ऑफर निकालने के बाद उसको यूट्यूब में डाल दिया, जैसे को जैसे आप यूट्यूब चलाते हैं, उसमें जो ऐड वगैरह आते हैं, तो ये व्यवसाय के लिए सहयोगी हो जाता है। तो ये था आपका सोशल नेटवर्किंग साइट का महत्व और एक कार्य, ठीक है। अब देख लेते हैं सोशल नेटवर्किंग की क्या नकारात्मक भूमिका है या सुरक्षा चुनौतियां हैं जो आपकी आंतरिक सुरक्षा को करता है। अब चाहे ये सोशल नेटवर्किंग साइट हो, चाहे आपका मीडिया, हाल देखिए मीडिया होता क्या है, आज की डेट में मीडिया को बहुत हद तक सरकार कंट्रोल करती है, सेंसरशिप एक्ट ही बना हुआ है, ठीक है। और जो जो आपके समाचार पत्र, जो संचार नेटवर्क है, वो भी बहुत ज्यादा, लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट थोड़ा ये क्या है, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म होता है, ओवर द टॉप। और ये थोड़ा अभी सरकार के द्वारा अभी उतना कंट्रोल्ड नहीं है, मतलब अभी कोई भी ऐसा इसको बल्कि इसको कहा ही जाता है, जो सोशल नेटवर्किंग साइट है, ये आपके विचारों को स्वतंत्रता देता है, आप इसमें कोई भी हर एक प्लेटफॉर्म स्थापित करता है, इसीलिए सरकार अभी इसको, अभी क्या है ना कि इसको अभी उतना, जिसको कहते हैं कि अभी इसके उतने नकारात्मक प्रभाव नहीं सामने आए हैं कि सरकार इस पर रेगुलेशन लगा सके। आप समझ रहे हैं। तो ये क्या है ना, ये आपको एक माध्यम देता है कि आप अपने विचार को रख सकते हैं, वो सही भी हो सकता है, सरकार के खिलाफ भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। तो इसलिए ये आपके नकारात्मक बहुत देश की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती उत्पन्न करता है। बीच बीच में जैसे बीच बीच में कई जगह आपके मतलब बैन भी लगे हैं, जैसे आप, जैसे जब आंतरिक सुरक्षा बहुत ज्यादा, जैसे आप लोग टिकटॉक देख लीजिए, या चाइना बहुत सारे ऐप चलाता है, उस पर बैन किस लिए लगे, जब समझ में आया कि भाई कोई विदेशी देश का ऐप है या सोशल नेटवर्किंग साइट है, वो जब देश के लिए आंतरिक सुरक्षा, और वो भी जब दुश्मन आपके बॉर्डर में चुनौती उत्पन्न कर रहा हो, तब फिर सरकार बैन लगा देती है। लेकिन जब तक ये चीजें मतलब सही तरीके से चलती, जैसे व्हाट्सएप वगैरह है, तो ये भी जब तक इनके दुरुपयोग बहुत बढ़ नहीं जाता, तो इस सरकार अभी इसको स्वतंत्रता दी। तो जो सोशल नेटवर्किंग साइट से क्या क्या चुनौती है, तो पहला है निजता का संघर्ष, प्राइवेसी। भाई अब जैसे व्यक्तिगत, जैसे आपका अकाउंट है, ठीक है, आपने यूट्यूब में कोई फेसबुक में अकाउंट बना रखा है, ठीक है। अब जैसे जैसे फेसबुक में, तो अब तो चलिए इसमें प्राइवेसी आ गई कि कोई नहीं, नहीं पहले कहा था कि कोई किसी भी अकाउंट देख सकता है, किसी की फोटो देख सकता है, अपने में सेव कर सकता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो ये क्या है, निजता के लिए संकट हो सकता है, किसी को दुश्मनी निकालना है तो उसकी जानकारी प्राप्त कर लिया। अब आजकल तो आप यार ये समझिए, कहीं आजकल तो लोग जाते हैं अपने रियल टाइम स्टेटस, हाँ अभी मैं यहाँ पे हूँ, बल्कि फोटो खींच के डाल दी। अब मान लीजिए किसी को आपके बारे में जानना है, तुरंत फोटो देख लेगा, आपके अकाउंट से जुड़ा है, तुरंत जान जाएगा, अच्छा ये वहाँ है, वहां तब मिलने चला जाएगा, मुझे पता था आप यहाँ है, और वो जान भी नहीं पाएगा, समझ रहा है। तो ये वाली निजता का। फिर है विभिन्न सूचनाएं, महत्वपूर्ण दस्तावेज, फोटो की सुरक्षा खतरा। अब सही बात है। अब जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल है, आपके मोबाइल में बहुत सारी फोटोज वगैरह हैं, महत्वपूर्ण दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स है, तो ये आपका मोबाइल हैक हो गया, तो ये तो सोशल नेटवर्क, या फिर हैक हो गया तो छोड़ दो, कई सारे सोशल नेटवर्किंग साइट है। अब जैसे जो इसके मालिक हैं, जैसे अमेरिका का ही, जैसे फेसबुक भी अमेरिका, यूट्यूब भी अमेरिका का, ट्विटर भी अमेरिका का, तो अगर ये कंपनियां अगर आपका डेटा लेना चाहें तो ये ले सकती हैं। तो ये आपकी सुरक्षा, आपका पूरा मोबाइल, आपका जितना भी आपके स्टोरेज में डेटा है, वो सब इनके पास चला जाएगा।
जाएगा, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी तो खतरा है, आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। अब ये आपके साथ हो रहा है तो आपको लग रहा है आंतरिक, यही अगर मान लीजिए सरकार के खिलाफ हो गया तो, सरकार से डेटा चोरी हो गया तो, या फिर मान लीजिए कि ये ऐसा कोई भड़काऊ बयान दे दिया, अफवाह फैला दिए, तो आप क्या होता है ना कि जैसे जो भी आप ये समझिए ये एक मतलब कि मानवीय प्रवृत्ति है। और अभी ये समझा भी गया कि सोशल नेटवर्किंग साइट में कोई भी सूचना आती है, कोई भी व्यक्ति उसकी सत्यता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता। उसको ये लगता है कि जो भी सोशल मीडिया जान के आ रही है वो पूरी तरह सही है, पूरी तरह सही। और एक आपका रिकॉर्ड गृह मंत्रालय एक मतलब कि फैक्ट जारी करता है कि वो बताता है कि सही सूचना से 6 गुना तेज से गलत सूचनाएं प्रसारित होती है, फैलती हैं, फॉरवर्ड की जाती हैं। आप समझ रहे हैं ना? तो जो भी सोशल मीडिया पे सूचनाएं आती है उसकी सत्यता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता। और यहाँ तक की प्रॉब्लम यहाँ तक है कि जो भी आपके सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट के जो मालिक है, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, जितने भी हैं आपके, उन सब में अभी कोई ऐसा फिल्टर भी नहीं लगा हुआ है कि जो कि गलत सूचनाओं को हटा दे। प्रभावी अगर कोई भी है तो अभी इतने प्रभावी नहीं है, बहुत सारी गलत सूचनाएं अफवाहें फैलती रहती हैं। ठीक है ना? तो ये हो गया। उसके बाद है नवीन नवीन प्रकार के अपराध, साइबर क्राइम। अब जैसे नवीन प्रकार के अपराध है साइबर क्राइम। अब आपके मोबाइल में मैसेज आया या फोन आया, आपने उसको उठाया, पता चला आपके अकाउंट से पूरा पैसा गायब हो गया, या फिर आपने किसी लिंक में क्लिक कर दिया, आपका मोबाइल ही हैक हो गया। तो ये नया नया साइबर क्राइम आ गया। अब ये सरकार के खिलाफ हो गया तो आपके अकाउंट से गया तो आपके अकाउंट से कूद जाएगा। और मान लीजिए यही कोई आरबीआई के अकाउंट हैक कर लिया तो देश तो गरीब हो जाएगा। तो इस तरह की दिक्कत हो जाए। फिर पुराने अपराध में सहायक होकर आंतरिक सुरक्षा की चुनौती। फिर गलत सूचनाएं अफवाहों को फैला करके सामुदायिक सौहार्द मतलब कि कम्युनल हार्मोनी ये बिगाड़ देते हैं। अब मान लीजिए दो कम्युनिटी है, मान लीजिए हिंदू मुस्लिम है, कोई भी एक सूचना बना दिया कि गाय को काटा जा रहा है, फलाने स्थान में गाय को 100 लोग मुस्लिम मिलकर काट रहे हैं। अब ये कोई नहीं जानेगा कि भाई कहाँ काट रहे हैं, कौन काट रहा है। पर पुलिस का काम है ये रोके नहीं, बस विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। भाई ये सब तो मतलब कि किसी दुश्मन देश को अगर आपके खिलाफ अराजकता अव्यवस्था फैलानी है, आप अफवाह फैला दो। ठीक है? तो इसलिए ऐसा सामाजिक कम्युनल हार्मोनी बिगड़ जाती है। उसके बाद है जैसे अभी नागपुर में हिंसा का कारण ही कहा जा रहा है कि अफवाह ही थी। उसके बाद आतंकवादी गतिविधियों में सहायक होगा आंतरिक। अब आतंकवादी गतिविधियों में जैसे कि मान लीजिए कि कोई विदेशी नॉन स्टेट एक्टर है, आतंकी संगठन है, वो यहाँ पे आते हैं, लड़कों को टारगेट करते हैं, डार्कनेट का यूज करते हैं, मानव तस्करी, जितनी भी आतंकवाद के खिलाफ चीजें होती हैं वो सब करते हैं। उसके बाद है अश्लीलता में वृद्धि। आप देखें पोर्नोग्राफी वगैरह में इसमें ज्यादा बढ़ावा मिलता है सोशल नेटवर्किंग साइट। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट थे कि देश की आंतरिक सुरक्षा को किस प्रकार ये नकारात्मक प्रभाव भी आप इसको बोल सकते हैं। अब देखिए मीडिया या सोशल नेटवर्किंग साइट को कुछ नैतिक दायित्व है। देखिए ये जो नैतिक दायित्व है इस पे अभी कोई कड़ा कानून नहीं है। थोड़ा कानून है पर उतना कड़ा कानून नहीं है। जब मतलब कि केस हो जाता है, वारदात हो जाती है, उसके बाद सरकार एक्शन लेती है अपने आईपीसी का यूज करके, सॉरी बीएनएस का यूज करके, या कोई भी आपके सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का यूज करके, किसी भी अधिनियम के तहत फिर वो आपका कार्रवाई कर सकती है। लेकिन आप ये बोलें कि अभी उन पर कोई नियंत्रण है, जिसको हम बोलते हैं कि जो मीडिया हाउसेज हैं या कि सोशल नेटवर्किंग साइट के जो मालिक है, उन पर ऐसा कोई नियंत्रण नहीं है। क्योंकि मीडिया हाउसेज तो चलो ठीक है, आपके देश के अपने आप नियंत्रण, लेकिन सोशल सोशल मीडिया के जो मालिक है वो दूसरे देश पे हैं। वो दूसरे देश पे आप तो कैसे करोगे? अगर उनके ऊपर कुछ करोगे तो वो फिर आपके ऊपर बोल देते हैं कि डेमोक्रेसी को खतरा है, ये वो। फिर आप उसके इतने ज्यादा आदी हो चुके हैं कि आप खुद फिर सरकार पे दबाव बनाने लगते हैं। तो ये जो चीजें हैं, पर अभी हम देख लेते हैं नैतिक, ये कभी आज ये नैतिक दायित्व कर रहे हैं, लेकिन जब जागरूकता फैल जाएगी, जब स्थिति मजबूत हो जाएगी, या लोग सोशल नेटवर्किंग साइट का बहुत ज्यादा दुरुपयोग करने लगेंगे, तो फिर ये जो नैतिक दायित्व है ये फिर कानूनी दायित्व बन जाएगा। ठीक है? पर आज देखते हैं कि क्या नैतिक दायित्व है। तो पहला है गलत सूचना के प्रसार को रोकना। भाई अफवाह नहीं फैलनी चाहिए, फिर आगे बड़ी दिक्कत हो जाती है हिंसा जैसे। साइबर अपराध को रोको। भाई साइबर अपराध होता है, स्टॉकिंग कर लेते हैं, आपकी गलत सूचना ले लेंगे, फिर आपको ब्लैकमेल करने लगेंगे, आपका अकाउंट हैक कर लेंगे, पैसा ले लेंगे। तो ये सारी चीजें हो जाती है। ऑनलाइन उत्पीड़न, ये वही चीज है साइबर अपराध। फिर उपयोगकर्ता की गोपनीय जानकारी की रक्षा, सही बात है। आपके मोबाइल में फोटोज हैं, पर्सनल वीडियोज हैं, जो भी चीजें हैं, डॉक्यूमेंट्स है, आपके कॉलेज स्कूलों के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ये सब है। उपयोगकर्ता की मतलब प्राइवेसी लीक हो जाती है। उसके बाद है व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग, यही चीज हो गया। फिर है राज्य विरोधी एवं सरकार के अस्थिर करने गलत जानकारी। अब जैसे मान लीजिए कि आप, यही तो है कि सोशल नेटवर्किंग साइट इतना मजबूत है कि मान लीजिए कि किसी देश में अराजकता, सरकारें गिरानी है, सरकार के खिलाफ बात करना शुरू कर देंगे वहां, या फिर
सरकार की जो गतिविधियां हैं उस पे रोक लगाने लगेंगे, तो ये सारी चीजें से सरकार के विरोध काम। उसके बाद है समाज में अव्यवस्था एवं सामुदायिक तनाव उत्पन्न करने वाले अफवाह को रोकना, तो ये चीजें थी, इनका नैतिक दायित्व कि ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम देख लेते हैं, ये हमारा साइबर नेटवर्किंग वाला जो आंतरिक सुरक्षा वो कंप्लीट है। अब देख लेते हैं हमारा साइबर सुरक्षा क्या क्या। पहले तो देखो साइबर सुरक्षा क्या है, ठीक है। साइबर सुरक्षा नहीं, हम साइबर अटैक नहीं पढ़ रहे, साइबर सुरक्षा पढ़ रहे हैं। तो क्या है साइबर सुरक्षा, आपको देखो तो साइबर सुरक्षा का तात्पर्य है डिजिटल संसाधनों की सुरक्षा। मतलब जो साइबर सुरक्षा मतलब डिजिटल संसाधन। अब डिजिटल संसाधन क्या है भैया, आपका जो भी डिजिटल है, जैसे आपका अकाउंट हो गया वो आपका डिजिटल संसाधन, आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए वो आपके जितने भी मतलब कि और भी जो भी सिस्टम है, जैसे कि मान लीजिए कि कुल जितनी भी मतलब आपकी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है वो सब आपके डिजिटल संसाधन हैं, ठीक है। अब डिजिटल संसाधनों की आपको सुरक्षा करना और उसको साइबर हमले से बचाना और नियंत्रण करना, ये साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी कहलाती है, ठीक है। अब अगर हम इसको साइबर सुरक्षा के आगे देखें तो इसका भाई महत्व क्या है साइबर सुरक्षा का, देखिए। साइबर वर्ड, साइबर वर्ड मैंने आपको बताया कि दुनिया को जब हम इंटरनेट से जोड़ देते हैं वो साइबर वर्ड हो जाता है। तो साइबर वर्ड की व्यवस्था एवं निरंतरता को बनाए रखना। भैया साइबर सुरक्षा आप अगर नहीं करेंगे ना तो फिर इतना ज्यादा साइबर अटैक होने लगेगा कि लोग फिर लोग मतलब कि उनकी पूरी कोई व्यक्तिगत जानकारी बचेगी नहीं, मतलब कि सब पब्लिक डोमेन में आ जाएगी, तो एक तरह से अराजकता अव्यवस्था वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए साइबर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। आजकल आए दिन आप देखिए फोन आता है फलाने के यहाँ आपका अकाउंट हैक करने वाले हैं, आपके अकाउंट से इतना पैसा चला, फिर आपके में फोन आएगा कि आपका फलाना पार्षद वहां चला गया है, आपको आजकल डिजिटल अरेस्ट वाली कॉन्सेप्ट आ गई है, आपको पुलिस ये क्या है भाई, आप साइबर सुरक्षा लगाइए। उसके बाद उपयोगकर्ता की गोपनीयता की भाई प्राइवेसी उसकी बनी रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है संवेदनशील डेटा की सुरक्षा। अब जैसे मान लीजिए संवेदनशील डेटा, अब जैसे मान लीजिए हमारे आपका डेटा ले भी लेगा तो क्या करेगा, पैसे ही लेगा हमारे आप से, वो पैसा उठा ले सकता और कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए यही सरकार का डेटा लीक हो गया तो, रक्षा मंत्रालय का डेटा लीक हो गया तो, पूरी मतलब कि रक्षा प्रणाली आपकी मान लीजिए कि, और तो छोड़िए आपके जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो किस तरह ऑपरेट हो रहे हैं, और छोड़िए न्यूक्लियर बम कैसे बनाए जाते हैं, इसका डेटा लीक हो गया तो आप समझ रहे हैं ना कि ये साइबर सुरक्षा कितना जरूरी है। आप जानते हैं न्यूक्लियर पावर गिने चुने 5-6 कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है। आप वही डेटा लीक करके कोई दूसरा देश हाईजैक कर लिया, अपने यहाँ न्यूक्लियर बम बना लिया, फिर मतलब पूरे धमकी दे रहा है ईरान जैसे न्यूक्लियर। तो आप ये समझ रहे हैं ना, तो ये वाली स्थिति हो जाती है उत्तर कोरिया वाली, ठीक है। उसके बाद है साइबर अपराध और साइबर आक्रमण को रोकना। उसके बाद है व्यवसाय की निरंतरता को बनाए रखना, कि इसका उपयोग हम ऐसे आप देखते हैं जैसे आजकल जितनी वो आपका फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, तो ये सब का यूज करते रहते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं साइबर अपराध के स्रोत क्या क्या है, कैसे कैसे लोग साइबर अपराध कर सकते हैं। तो पहला हैकर, हैकर आपको मालूम है हैक कर लेते हैं मतलब आपकी जानकारी को ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है हैकविस्ट। हैकविस्ट का मतलब होता है कि किसी किसी प्रभावी व्यक्ति के विचार को फैलाना, उससे लोगों को इन्फ्लुएंस करना, ठीक है। तो ये हो जाता है। उसके बाद है व्यवस्थित आपराधिक समूह जो विशेषकर फिशिंग और तस्करी जैसी गतिविधियों में लिप्त है। अब जैसे फिशिंग, फिशिंग मतलब क्या होता है कि आपकी जैसे आईडी पासवर्ड जैसे तो ऐसी गोपनीय जानकारी ले लेंगे फिर आपका डेटा। उसके बाद है इस तस्करी, तो आपको मालूम है ड्रग्स की तस्करी होती है, मानव तस्करी होती है, कई सारी तस्करी, तो ये इस तरह कर सकते हैं मतलब कि साइबर अपराध, ठीक है। उसके बाद आतंकी संगठन साइबर यूज कर सकते हैं, आपके युवाओं को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं मतलब डार्कनेट के माध्यम से जो भी है, ठीक है। उसके बाद सॉफ्टवेयर कंपनी इंजीनियर। अब जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज, अब आपको मालूम हो कि ज्यादातर हैकर है, मैं आपसे देखिए हैकर जितने भी हैं ये कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं है, ये बहुत पढ़े लिखे बड़े ट्रेंड व्यक्ति हैं। अब आप बताइए कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, आप हम थोड़ी ना हैकर हैं, हम पढ़े लिखे हैं इतने, फिर भी हैकर क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास डिजिटल नॉलेज नहीं है, इनके पास डिजिटल इतना ये मतलब कि डिजिटली ट्रेंड है कि इन्हें बहुत सारी चीजें पता है, कर लेते हैं बहुत मतलब कि बहुत ज्यादा मतलब एमसीएमसी की हाई डिग्री इन्होंने प्रैक्टिस वगैरह कर रखा है, समझ रहे हैं ना। तो ये अगर अगर ये बताइए ये लोग कि चाहे अगर जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज होगी, जितनी भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं अपने मोबाइल पे, या जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अगर ये इन्होंने अपना गलत यूज करना शुरू कर दिया तो, और करते भी हैं जितने भी हैकर हैं, व्हाइट है ये तो ब्लैक हैट हैकर, ग्रीन हैट हैकर, ये सब यही करते हैं। आपके में आप खुद सोचो कि आपके में जो लिंक भेजता है कोई भी कि फलाने लिंक में क्लिक कर दीजिए और आपके अकाउंट हैक हो गया, आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है, तो आपको समझ में आता है कि ये कोई अनपढ़ व्यक्ति का काम है। अनपढ़ व्यक्ति भैया मोबाइल नहीं चलाना जानता वो,
अकाउंट नहीं बना सकता, हैक करने की तो बात दूसरी, समझ रहे? तो ये हो गया। उसके बाद है व्यवसायिक प्रतिद्वंदिता। अब क्या होता है ना कि जैसे व्यवसायी है, जैसे दो कंपनियां हैं एक ही फील्ड में काम कर रही हैं, तो फिर वो उस अपना उसको पीछे करने के लिए उसकी साइटों को हैक कर देते, गलत जानकारी फैलाने लगते थे, ये जो व्यवसाय को रोकते हैं। तो वो उसके बाद है सरकार द्वारा समर्थित संस्थान, जैसे अब जैसे आपको मालूम है कि सरकार कई, जैसे चाइना, चाइना ये बहुत है। चाइना में आप देखेंगे, चाइना सरकार है ना, चाइना की तो एक अलग से पूरी आपकी कह सकते हैं कि साइबर साइबर डिपार्टमेंट है, हर का होता है, लेकिन इसके साइबर डिपार्टमेंट अलग बने हुए हैं जो कि सिर्फ ना अटैक के काम करते हैं। जैसे आपको इजराइल वगैरह ने सुने थे कि इजराइल का वो पेगासस अटैक कर दिया, चाइना ने वहां पे साइबर अटैक कर दिया, ईरान साइबर अटैक कर दिया, अमेरिका ने ईरान पे साइबर अटैक कर दिया। ये सब क्या, ये सब यही है सरकार से अब सोचिए कि कोई देश है, जैसे मान लीजिए अमेरिका है, ईरान पे साइबर अटैक करेगा, तो आपको मालूम है कि बिना सरकार के अनुमति के बिना कोई प्राइवेट एंटिटी ईरान पे साइबर अटैक करके करेगी ही क्या? बताओ क्या करेगी, उसको क्या फायदा मिलेगा? तो सरकार द्वारा ये समर्थित होता है। जैसे चाइना जब बहुत ज्यादा भारत पे जो भी साइबर अटैक करता है, तो इसीलिए फिर सरकार ने उसके चाइना के बहुत सारे ऐप में प्रतिबंध लगा दिया, टिकटॉक जैसे चीजों में बैन कर दी। तो ये वाली स्थिति, तो ये थे आपके स्रोत जिस प्रकार से साइबर अटैक या अपराध हो सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं कि साइबर अपराध से आंतरिक सुरक्षा किस प्रकार खतरे होती है। तो हालांकि ये सब आपको पता है, मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए, दूसरे देश द्वारा गोपनीय सरकारी सूचना की चोरी। अब आप समझ गए कि आपको किसी देश में, जैसे मान लीजिए कि हमारे, जैसे मान लीजिए कि हमारे जो चाइना के जैसे चाइना हो गया, अब जैसे क्या करता है चाइना, रूस पे बहुत सारा साइबर अटैक। अब जैसे रूस की जो आपकी डिफेंस इंडस्ट्री है बहुत एडवांस है, वहाँ 6G फाइटर जेट है। अब चाइना के पास नहीं है, चाइना ने रूस की रक्षा मंत्रालय को हैक कर लिया, वहाँ से जितनी भी ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके फाइटर प्लेन्स को हैक कर, मतलब साइटों को हैक करके उसकी पूरी जानकारी ले करके आपने यहाँ उत्पादन कर दिया। तो ये हो गया सरकार, उसके खिलाफ मान लीजिए सेना की जानकारी ले लेके कहाँ उसके टैंक लगे हैं, कहाँ मिसाइलें हैं, मिसाइलों का कौन सा कोड है, अब वो साइबर अटैक करके आपकी मिसाइलें आप ही के देश में गिरा दिया। तो ये आप समझ गए। तो इसका फिर है गोपनीय सरकारी सूचना को सार्वजनिक करके मित्र देशों के बीच तनाव उत्पन्न करना। ठीक है। उसके बाद है नागरिकों के बीच सरकार के प्रति विश्वास की भावना, अविश्वास की भावना उत्पन्न करना। ठीक है। अब ये यही आप देखें, अभी आपको अभी हाल ही में खबर आई है कि अमेरिका ने लगभग क्या 15 मिलियन डॉलर खर्च किया था भारत में चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो लोग क्या है ना, साइबर अटैक करके वहाँ की सरकार, वहाँ की जनता को वहाँ की सरकार के प्रति अविश्वास पैदा करते हैं, और जो विरोधी पार्टियां उनका साथ देते हैं अपने फायदे के लिए, या अक्सर किया जाता है। ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद है सरकार के बारे में दुष्प्रचार करना, और जिससे आंतरिक सुरक्षा उत्पन्न। अब ये बताइए कि अगर जनता को अपनी सरकार पे भरोसा नहीं होगा, तो आपको मालूम है कि फिर प्रशासनिक तंत्र अच्छे से काम करेगा? भाई श्रीलंका जैसे, म्यांमार जैसे, बांग्लादेश जैसे सरकारें क्यों गिर गई? बांग्लादेश में आज क्यों अराजकता है, प्रशासनिक तंत्र फेल है? क्योंकि यहाँ की जनता को अपनी सरकार पे भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है, विरोध प्रदर्शन करने लग गए। अब भरोसा, आप कहते ही हैं कि बांग्लादेश में सत्ता पलटने का के पीछे अमेरिका का हाथ है। अब यही सब चीजें हो जाती है। अब साइबर अटैक करके वहां के लोगों को इन्फ्लुएंस किया, पैसा दिया, सरकार गिरा दिया। ठीक है। तो ये वाली स्थिति हुई। उसके बाद है आपका सूचना परितंत्र का दुरुपयोग द्वारा अफवाह को फैलाना, दुष्प्रचार करना, सामुदायिक हिंसा फैलाना। आप कहते हैं जो नागपुर हिंसा हुई थी अभी, उसके पीछे बांग्लादेश का हाथ है, उसने दो कम्युनिटी के बीच में अफवाह फैला करके हिंसा करवा दी थी। ये हो गया। उसके बाद है सामरिक और रणनीतिक महत्व के संस्थानों और पारितंत्रों पर अनधिक। अब जैसे सामरिक महत्व के, रणनीतिक महत्व के संस्थान है, जैसे इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, आपका बाला जो अब आपके उड़ीसा का जो टेस्टिंग रेंज हो गया, जो अब्दुल कलाम द्वीप हो गया, या आपका जो कि जितने भी हमारे स्टेटिक्स अच्छे, मतलब कि रक्षा प्रणाली स्थापित है, जहाँ पे आपका पावर एटॉमिक रिसर्च हो गया, ये ऐसी चीजों का अगर हैक कर लिया तो आपको मालूम है फिर देश बचेगा। अब पारितंत्रों पर अनधिक अनधिकृत अनऑथराइज्ड कब्जा कर लिया। ठीक। उसके बाद अति महत्वपूर्ण पारितंत्रों के क्रियान्वयन में गड़बड़ी पहुंचाना और बाधा उत्पन्न करना। ठीक है। फिर मान लीजिए गड़बड़ी, उसकी साइट हैक कर दी, अब साइट ही नहीं आगे बढ़ रही है, रक्षा मंत्रालय की साइट कर दिया, कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रहा है। तो ये चीजें में बाधा। फिर है बैंकिंग एंड स्टॉक ट्रेडिंग जैसे क्षेत्रों में आहिस्ता, अब जैसा ही है, अब आप ये समझो कि जैसे इतने सारे लगभग 12 आपके नेशनलाइज बैंक है। ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके कोई ने एसबीआई बैंक को हैक कर लिया। अब आप ये समझिए, एसबीआई बैंक को हैक कर लेना का मतलब समझते हैं? एसबीआई बैंक को हैक कर लिए, जनता अपना पैसा निकाल लेगी, एसबीआई बैंक डूब जाएगा। एसबीआई बैंक डूबे, सरकारी बैंक है, पूरी आपकी जो इकोनॉमिक है, जो कि आपका शेयर मार्केट है, ठप पड़ जाएगा। आप बताओ।
आपके जितने भी पीएसयू चल रहे हैं, एलआईसी हो गया, गेल बेल सेल, जितने भी आपके चल रहे हैं, अगर इसकी साइटों हैक कर दी तो आपकी अर्थव्यवस्था देश की बचेगी? अर्थव्यवस्था नहीं, देश नहीं, खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान जैसी स्थिति, समझे? तो ये वाली चीजें हो गई। उसके बाद है व्यक्तिगत सूचनाओं की चोरी। अब जैसे सेना की व्यक्तिगत सूचना है, उसकी चोरी कर लो आप। राफाल जैसे फाइटर प्लेन्स की सुना, सरकार हमारी देश की जैसे कई सारे फाइटर प्लेन, जैसे एम का फाइटर प्लेन में काम चल रहा है, ठीक है, तेजस हो गया, इनकी सूचनाएं हैक कर लेंगे तो फिर ये। उसके बाद है कंप्यूटर वायरस इत्यादि के द्वारा सरकारी और निजी क्षेत्र में कंप्यूटर को प्रभावित करके इन क्षेत्रों में गतिविधियों को बाधित करना। तो सही है। अब मान लीजिए सरकार का, आप जैसे कहते ही हैं कि जो इसराइल का पेगासस है, वो क्या कहता है, वो सरकारी जितने भी लोग थे सब में जाकर के उसके व्यक्तिगत डेटा को चोरी कर लेता था, उनको भेज देता था। तो ये जो चीजें हैं जो कि आपके देश के आंतरिक सुरक्षा को चुनौती उत्पन्न करती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि भैया आपको चुनौती है तो आपने कुछ प्रबंधन तो कर रखा होगा ना। आपको पता चल गया कि आपको इस चीजों से आपको देश की चुनौतियां हैं, तो आपने प्रबंधन तो किया होगा। चलिए देख लेते क्या कहते हैं। देखिए, हम शुरुआत करते 11वीं पंचवर्षीय। अब बात आती है भैया आपने 11वीं पंचवर्षीय योजना से किया था। देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना का था 2007 से 12, और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से शुरू हुई। फिर 2015 में हमने पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर नीति आयोग लिया दिया, ठीक है। तो जब 11वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई 2007, अब बोलोगे 11वीं पंचवर्षीय योजना से, तो आप भाई देखो ना, जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट है सब सब उसी समय तो बनी। जैसे आपका फेसबुक 2004 में बना, यूट्यूब 2005 में आया, ट्विटर 2006 में आया। तो लगभग सभी, मतलब आप समझिए ये दौर ही है, 2000 के बाद से ही धीरे धीरे ये डेवलप होना शुरू हो रहे हैं। और ये तभी, तो जब हम 1-2 साल हो गए तो फिर सरकार को समझ में आया कि नहीं यार, हमको ना साइबर सुरक्षा के लिए नीतियां बनानी पड़ेगी, समझ गए। तब जाकर के 11वीं पंचवर्षीय योजना में साइबर सुरक्षा के 5 उद्देश्य बनाए गए कि हमको किस प्रकार से साइबर सुरक्षा को बचाना। तो हमने क्या किया कि भारत में साइबर जगत को सुरक्षा, मतलब कि भारत के साइबर, मतलब भारत का जितना भी साइबर एरिया है उसको सुरक्षित करेंगे कि कोई बाहरी वाला इंडिया के साइबर मतलब साइबर एरिया को मतलब कि ब्रीच ना कर पाए, तोड़ ना पाए, ठीक है ना, भेद ना पाए। उसके बाद है साइबर अटैक को अब मान लीजिए कि कोई कर रहा है साइबर अटैक, तो हम उसको निरस्त कर दे, ना कर पाए, ठीक है, विदेशी। फिर देश की महत्वपूर्ण कंप्यूटर पारित तंत्र को साइबर अटैकों से पूर्णतः परीक्षित करना। अब ये है ऐसा नहीं, जैसे अगर हैक भी होते हैं ना, तो ये आम आदमी के अकाउंटे हैक होते हैं, और या फिर सरकार के ऑफिशियली कुछ हो गया तो जो पब्लिक डोमेन में ना रह करके, मतलब किसी की व्यक्तिगत मतलब कि कह सकते हैं कि कस्टडी में कोई इंफॉर्मेशन वो ले। लेकिन जितने भी सरकारी पारितंत्र है ना, जैसे इसरो की साइटें हैक होती है, डीआरडीओ की साइटें हैक होती है, रक्षा मंत्रालय की साइटें हैक होती है, इसको तो इतने मजबूत सील्ड से मतलब कि ढका गया है, बना गया कि अब आप समझिए कि चाइना जैसे इतने एडवांस, अमेरिका जैसे इतने एडवांस कंट्रीज आपकी ये जो सरकारी पारितंत्र है उसको भेद नहीं पा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर किसी को सिक्योरिटी दो, तो जो आपके बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है देश के, मतलब बनाने वाले संस्थान है, उनके कंप्यूटर पारितंत्र को आप सुरक्षित दो। फिर बाद में जब इनकी सुरक्षा हो जाए तो फिर आप आम जनता को सुरक्षा दो कि उसकी पब्लिक इंफॉर्मेशन कोई अपने पर्सनल यूज के लिए उसको यूज ना कर पाए या ब्लैकमेल ना कर पाए। तो ये वाली स्थिति हो जाती है। उसके बाद है साइबर क्राइम की दिशा में यथासंभव शीघ्र कंप्यूटर पारितंत्र को पुनः स्थापित। अब मान लीजिए कि अब साइबर है, डेली डेली नई नई टेक्नोलॉजी आती है, मान लीजिए कि हो ही गया आपके किसी सरकारी तंत्र पे कोई एक साइबर अटैक हो ही गया, ठीक है, नहीं नहीं आप रुक पाए, नई टेक्नोलॉजी थी उनके पास, आपके पास वो टेक्नोलॉजी थी, जैसे वही है कि वायरस उनके पास अच्छा था, आपका एंटीवायरस कमजोर पड़ गया, तो उस वायरस ने आपके कंप्यूटर को हैक कर लिया, मालवेयर लगा दिया, नुकसान पहुंचा दिया। तो फिर ये बोल रहा है कि अगर साइबर अटैक की दिशा में यथासंभव कंप्यूटर तंत्र को पुनः स्थापित करना, तो अगर अटैक हो गया तो आप उसको तुरंत से फिर से दुरुस्त कीजिए, और इस प्रकार के अटैक से होने वाली हानि हुई है उसको तुरंत कम से कम हानि करिए। आप उसको तुरंत, मतलब फिर से अटैक होने के बाद की स्थिति की ये बात बताता है। उसके बाद है मानव संसाधन क्षमता विकसित करिए। भाई आप अपने अंदर भी एक्सपर्ट कमिटी बनाइए, साइबर एक्सपर्ट बनाइए कि लोग जागरूक हों कि उनके खिलाफ साइबर अटैक ना हो पाए। तो ये देखिए, ये 5 उद्देश्य थे आपके, जिसको 2011वीं पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया था। आप समझ गए। और 11वीं पंचवर्षीय योजना में ही क्यों बनाया गया था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अभी इसी समय 4-5-6 का जो समय था, 2004-5-6, तभी साइबर आपका साइबर टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो रही थी, कई सारे सोशल मीडिया नेटवर्क स्थापित हो रहे थे, ठीक है। तो ये उद्देश्य थे। अब इन उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने कई सारे कदम उठाए।
ठीक है? जैसे कि 2000 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 स्थापित 2000 में संशोधन किए, ठीक है? अब ये क्या है? ये क्या करता है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में संशोधन में उसके उसके बाद क्या किया आपने और क्या कदम है 2000 मतलब कि आपने जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है 2000 उसमें संशोधन किया। उसके बाद क्या किया? साइबर सुरक्षा हेतु आपने दिशा निर्देश जारी, उसके बाद व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया। आता रहता है ना फ़ोन लगाते हैं कि आपके पास कोई भी डिजिटल अरेस्ट जैसी सूचना आए तो आप ना कीजिए, गृह मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी, ऐसी खूब सारी। ये क्या है? ये जागरूकता फैला रहा है। मैसेज आएंगे कि आपके में कोई अफवाह फैलाने या किसी वो करोड़पति बनने आए तो आप उसमें ध्यान न दीजिए। अब आजकल आता है कि लिंक आए, कोई अननोन लिंक आती है तो उसमें क्लिक मत कीजिए। तो ये क्या है? ये जागरूकता फैला रहा है। आप अपने लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। उसके बाद है नियमित अंतराल में साइबर सुरक्षा ड्रिल कीजिए। ड्रिल का मतलब होता है प्रैक्टिस करना, कि प्रैक्टिस करते हैं ये लोग कि अगर मान लीजिए साइबर सुरक्षा बनाए रहे कि मान लीजिए खतरा कर रहा है तो ये व्हाइट हैकर जो होते हैं ना, ये इथिकल हैकर होते हैं, ये सरकार के समर्थक द्वारा होते हैं। ये अपनी ही जो पारितंत्र है कंप्यूटर उसको बार बार हैक करते हैं और देखते हैं कि हमारी जो मतलब कि सुरक्षा व्यवस्था है वो कितनी स्ट्रांग है। तो ये किए जाते हैं। उसके बाद है साइबर सुरक्षा के विशेष कोर्स लॉन्च किए जाए। अब सही बात है, आप साइबर जैसे आजकल आ गया है ये साइबर सुरक्षा के कोर्स बहुत सारे लॉन्च हो गए हैं कॉलेजों वगैरह में। अब आजकल कॉलेजों में साइबर सिक्योरिटी के कोर्स चलते हैं और इंटरनेट सिक्योरिटी कोर्स चलते हैं। बहुत सारे इसका कोर्स ला गए। फिर उसके बाद है सर्ट इन। सर्ट मतलब होता है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया। अब ये क्या है? कंप्यूटर इमरजेंसी। जब मान लीजिए साइबर अटैक हो गया, ठीक है, तो उस पर कोई रिटेलिएट करेगा ना, जैसे आपके घर में चोरी हो गई तो आप तुरंत क्या करते हैं? एफआईआर लिखवाते हैं, तुरंत पुलिस एक्टिव होती है और चोर को पकड़ना शुरू करती है। उसी तरह ये सर्टिन क्या करता है कि जैसे ही साइबर अटैक हुआ तो उसके खिलाफ काम करना शुरू होता है। जांच व्यवस्था बैठ जाती है कि कौन अटैक किया, क्या कितना नुकसान हुआ है। अब आप तो पढ़े लिखे नहीं तो जान तो पाएंगे नहीं। तो ये जो सर्टिन होता है ये, तो सर्टिन क्या करता है? ये कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया को मजबूत करो और मजबूत किया गया, साथ ही राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर भी स्थापित हुआ। तो जो हमने 2011 में 5 उद्देश्य तय किए थे उनको प्रभावी बनाने के लिए निम्न कदम उठाए गए। तो हमने संशोधन किया, दिशा निर्देश प्रशिक्षित किया। तो ये सारे कदम थे जो मैं आपको बताया। अब चलिए देख लेते हैं कि जैसे 11वीं पंचवर्षीय योजना आपकी 2007 से 12 तक 12 में खत्म हो गई, ठीक है। लेकिन अब जैसे शुरू शुरू में था, साथ में साइबर अटैक की संख्या कम थी, लेकिन जैसे ही हर साल बढ़ता जाता है साइबर अटैकों की संख्या बढ़ती जाती है। जितने भी साइबर क्राइम होते हैं उनके रूप बदलते जाते हैं और संख्या बढ़ती जाती है। तो 2011 की योजना को 2012 में भी यथावत रखा गया और इसके लिए निम्न कदम उठाए गए। मतलब जो उद्देश्य हमने 2011 में ये उद्देश्य तय किए थे कि साइबर सुरक्षा प्रबंधन के लिए, यही उद्देश्य 12 के भी है, लेकिन कुछ कदम नए उठाए गए देखते हुए। जैसे हमने क्या किया कि आपके राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रबंधन योजना बनाई जो कि 11 में नहीं थी। फिर उसके बाद इसे सर्ट इन से क्रियान्वित कराया गया। उसके बाद है साइबर सुरक्षा नीति 2000। अब जैसे 12वीं पंचवर्षीय योजना ये 2012 से शुरू हुई, अब 12-17 चलना है लेकिन 15 तक चली। तो 2013 में हमने साइबर सुरक्षा नीति लॉन्च की। इसके 14 उद्देश्य बताए गए। ओके। तो ये सब क्या कर रहा है? ये सब आपने 12वीं पंचवर्षीय योजना में स्टेप उठा। उसके अलावा अब आपने जो 14 उद्देश्य उनमें कुछ जैसे प्रमुख में बात करें तो देखिए, जैसे केंद्रीय स्तर पर तो सर्ट इन था कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया, लेकिन हमने राज्य क्षेत्रीय स्तर पर भी सर्ट स्थापित करना शुरू काम किया। फिर दूसरे स्तर में आपने क्या किया कि राष्ट्रीय स्तर पर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन मतलब जो बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, जैसे सरकारी सूचनाएं, ठीक है, के नाम से प्रोटेक्शन टीम का गठन किया, जिसका उद्देश्य है आपका कि ये आपका क्रिटिकल इन्फो ये कि यहाँ पे क्रिटिकल लिख रहे हैं, प्रैक्टिकल लिखे, ये क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को निर्धारित करना और उसको प्रतिरक्षा मतलब उसको सिक्योरिटी प्रदान करना। उसके बाद है अगला देखें तो अगला हो जाता है तीसरा की क्षमता विकसित हेतु पीपीटी मॉडल पर अगले 5 वर्ष में 5 लाख प्रशिक्षित साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट तैयार करना। तो ये एक तरह से नहीं, आजकल तो सुनने में आया कि कई देश जैसे जापान है, चाइना है, यहाँ तो आर्मी है, साइबर आर्मी है। साइबर अटैकों को रोकने के लिए साइबर आर्मी, जैसे आपकी नेवी हो गई, एयरफोर्स हो गई, आर्मी हो गई, वैसे ही साइबर आर्मी तक तैयार किया गया। तो ये सब आपका कदम उठाए गए 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अब इस प्रबंधन में हम देख लेते हैं कि कुछ जो भी योजनागत प्रयास किए गए थे उनके क्या क्या प्रावधान है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला हो जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, जो कि हम 12वीं पंचवर्षीय योजना में मैंने 2013 में बनाया था। उसके क्या उद्देश्य, क्या प्रावधान, उसको जानें। तो उद्देश्य तो है कि एक सुरक्षित कंप्यूटिंग वातावरण का निर्माण करने की सुविधा प्रदान करना, मतलब एक सुरक्षित साइबर
वातावरण, साइबर एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ये इस नीति का उद्देश्य है। अब इसके लिए क्या-क्या प्रावधान किया गया, तो इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन में पर्याप्त विश्वास और आत्मविश्वास को सक्षम बनाना। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन है, आप जो करते हैं इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन, भाई उसको सही आप उस पे विश्वास करें। जैसे आपने किसी को पैसे ट्रांसफर किया, अब वो बीच में कोई ना हो जाए, या फिर कोई आता है तो आप देखते हैं कई सारी चीज़ें एंड टू एंड इंटरप्टेड रहती है जैसे, तो वो सारी चीज़ें व्यवस्थित। फिर साइबर स्पेस की सुरक्षा के लिए हितधारकों के कार्यों के मार्गदर्शन का। अब जो साइबर स्पेस सुरक्षा है, जैसे उसके जो हितधारक है, जैसे कि मान लीजिए कि यूजर करता हो गया, उसका मालिक हो गया, जो उपकरण उपकरण यूज हो रहे हैं, तो उसमें सही मार्गदर्शन यूज की जाए, सही क्वालिटी यूज की जाए, कानूनों का क्रियान्वयन उस एरिया में सही की जाए, तो ये हो गया। उसके बाद है आपके नागरिकों, व्यवसायियों और सरकार के लिए एक सुरक्षित एवं लचीला साइबर स्पेस वातावरण बनाना, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो ये थे आपके साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 के प्रावधान। आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है कि साइबर सुरक्षा नीति कब की है, तो 2013 की, ठीक है। उसके बाद चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ प्रमुख कानून। कानून हमने कौन-कौन से, नीति तो चलिए आप नीति बनाते हैं आगे के कार्यक्रम बनाने के लिए, ठीक है। कानून बनाते हैं ताकि अपराध अगर हो तो उसके लिए कार्यवाही व्यवस्था की जाए, तो उसकी आप प्लानिंग करते हैं, ठीक है। तो कुछ कानून बनाए गए, जैसे कि आपको मालूम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 बनाया गया, ठीक। उसके बाद आगे डिजिटल इंडिया अधिनियम 2023 बनाया गया। उसके बाद है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 बनाया गया, या पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है। तो ये सारी व्यवस्थाएं की गई। तो चलिए एक एक करके इसके इसके हम कुछ प्रावधानों को देख लेते हैं। तो देखिए, पहला है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। तो देखिए, अगर ये नॉर्मल है, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि इसके कुछ प्रावधान पूछ सकता है आपके, इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए शुरू। तो अगर हम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के, अगर मैं आपको उद्देश्य बताऊं, तो क्या है कि भारत में, ये 2000 का है, ठीक है। तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन और ऑनलाइन अपराधों से संबंधित विभिन्न कानूनी एवं नियामक पहलू से संबंधित है, कि जो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन, कि भाई जैसे आपके घर में आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा, आपने मोबाइल खरीदा, लैपटॉप खरीदा, और भी कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस खरीदा, ठीक है ना। अब वो सही तरह से आपके पास पहुंचे, ठीक है, सही स्थिति में पहुंचे, उसमें कोई वो हैक लगा करके, कोई गुप्त कैमरा लगा करके ऐसा आपके पास ना भेजे। जो क्वालिटी सरकार के द्वारा जो मानक निर्धारित किए गए, उस मानक पर वो बना होना चाहिए, तो ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्रसाधन, इलेक्ट्रॉनिक एरिया को ये रेगुलेट करता है। फिर ऑनलाइन अपराध के लिए कानूनी नियामक, कानून बनाता है कि भाई ऑनलाइन जितने अपराध है तो उसको रोकता है। अब ये 2000 का बना है, तो भाई उतना ये एडवांस नहीं था, फिर धीरे धीरे हमने इसमें संशोधन किया और नए कानूनी आते गए, ठीक है। उसके बाद ये बोलता है कि यह अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, डिजिटल हस्ताक्षर, अन्य इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को कानूनी मान्यता प्रदान करता है, कि भाई जैसे आजकल इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है, कि आप जैसे आजकल देखिए ना, आजकल बहुत सारे जैसे सरकारी देखिए ना, लोग विभाग होते हैं, वहां पे आप इलेक्ट्रॉनिक दिखा दीजिए तो वो उसको भी मान लेते हैं, और आपको वहां पे मतलब कि हार्ड कॉपी ले जाने की जरूरत, सॉफ्ट कॉपी दिखा लीजिए तो मान जाती है। तो ये वाली चीज आजकल आजकल आप कहीं भी जाइए, आधार कार्ड किसी भी चीज को चेक करना होगा, तो वो ऑनलाइन ऑनलाइन देख करके मान जाते हैं। डिजिटल हस्ताक्षर, अब देखिए कई सारे एडमिट कार्ड आते हैं, कई सारे चीजें आती हैं जहाँ डिजिटल हस्ताक्षर किए रहते हैं। हाँ, वो व्यक्ति नहीं करता डिजिटल हस्ताक्षर, अब मान होता है, फिर आप वही एडमिट कार्ड लेकर के अपने एग्जाम में चले जाइए, आपको बैठने की दे देते हैं। ऑनलाइन आज के एडमिट कार्ड तो ऑनलाइन आते हैं, तो समझ उसमें हस्ताक्षर किए रहते हैं, वो डिजिटल हस्ताक्षर होता है, अन्य इलेक्ट्रॉनिक। उसके बाद है इस कानून की जो धारा 43 है, वो कहता है कि डाटा की सुरक्षा में विफल हेतु मुआवजा दिया जाएगा। अब मान लीजिए कि सरकार कोई डाटा अब देखिए, पहली बात है, डाटा की सुरक्षा कौन कौन करता है। एक तो करता है सरकार, जैसे सरकार के पास, हमारे पास कई डाटा है, ठीक है, जैसे आधार कार्ड है तो उसमें डाटा है, और भी जो सरकारी चीजें उसमें आपका डाटा है। उसके अलावा कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि कुछ देसी कंपनियां हैं, कि भाई आप जैसे जियो का मोबाइल यूज कर रहे हैं और किसी का, तो वहां आपका डेटा पड़ा हुआ है। उसके अलावा कुछ विदेशी, जैसे आप सोशल नेटवर्किंग से यूट्यूब यूज करें, फेसबुक, तो वहां पे विदेशी कंपनियों पे आपका डेटा वहां पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये बोलता है कि जो भी डेटा, अगर डेटा की सुरक्षा विफल हो तो मुआवजा, वो कंपनी मुआवजा दी, ठीक है। तो ये बोलता है। उसके बाद इसी धारा 72 ये बोलता है कि संबंधित व्यक्ति की सहमति के बिना जानबूझकर जानकारी का खुलासा करने पर 3 साल की कैद की सजा, मतलब कि कोई किसी, जैसे मान लीजिए कि कोई डेटा मेरा है, अगर आपको पता भी चल गया और आप मेरी सहमति के बिना आपने उसको, जिसको नहीं कहते कि वायरल कर दिया, और मैं जाकर के इसकी शिकायत कर दिया, तो आपको 3 साल तक की कैद हो जाएगी। ये जो लोग नहीं समझते कि ब्लैकमेल, अरे ब्लैकमेल इलीगल है, ब्लैकमेल करते हैं, डर जाते हैं, अरे ब्लैकमेल जाके आप सूचना दीजिए, उसको जेल हो जाएगी। आप समझ रहे हैं ना। तो अगर बता तो दीजिए, संबंधित व्यक्ति की सहमति के बिना आपने अगर उसकी जानकारी का खुलासा किया, कोई भी चीज पब्लिक डोमेन में डाली, इंटरनेट में डाली, वायरल की है, तो 3 साल तक की सजा ये प्रावधान करता है सूचना प्रौद्योगिकी के अधिनियम, ठीक है। उसके बाद है आपका
अगला जो कानून है वो है डिजिटल इंडिया अधिनियम 2023, DIA कहते हैं, डिजिटल इंडिया एक्ट। ठीक है, तो ये अब ये क्या क्या प्रावधान करता, अब ये देखिए 2023 में बना है, मतलब ये कई कुछ नई टेक्नोलॉजी के लिए बना, तो ये बताता है कि भारत में डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र हेतु जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अब देखिए इसमें एआई जोड़ दिया, क्योंकि 2000 में तो एआई था नहीं, अब एआई आ गया तो एआई जोड़ दिया, और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकें, ब्लॉकचेन भी अभी अभी डेवलप हुआ, तो ब्लॉकचेन जैसी एक व्यापक कानूनी ढांचा स्थापित करता है कि मतलब एआई से अगर कुछ काम कर रहा है, या एआई कुछ अपने से कोई ऐसा कमांड बना दिया गया जो एआई खुद ही गलत उपयोग करे, तो उसको भी यहाँ पे रेगुलेट करे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करे। उसके बाद है डिजिटल क्षेत्र में साइबर स्टॉकिंग, साइबर ट्रोलिंग, फिर साइबर डॉक्सिंग, ठीक है, जैसे साइबर नुकसान से बचने हेतु नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करके ऑनलाइन सुरक्षा व विश्वास को बढ़ा। अब जैसे मान लीजिए कि साइबर स्टॉकिंग, साइबर स्टॉकिंग मतलब कि कोई बातचीत करके आपकी जानकारी ले गया, फिर आपको ब्लैकमेल कर रहा है। साइबर ट्रोलिंग, साइबर ट्रोलिंग मतलब कि आपके कोई दुर्भाग्य कोई आपने व्यवहार किया, उसके उसको वो बार बार ट्रोल कर रहे हैं, कि बार बार इंटरनेट पे प्रदर्शित कर रहे हैं, आपका अपमान कर रहे हैं, आपकी गलत जानकारी। उसके बाद है साइबर डॉक्सिंग, मतलब गलत इरादे से किसी व्यक्ति द्वारा आपकी व्यक्तिगत जानकारी को प्रकाशित कर दी गई, तो इस तरह का जो साइबर नुकसान होता है उससे नागरिकों की रक्षा करना। ठीक है, और अगर ये ऐसा होगा तो भाई स्वाभाविक सी बात है, लोगों का विश्वास इस आपके ऑनलाइन चीजों पे कम होगा, तो ये सुरक्षा करता है, और ताकि ताकि ऑनलाइन चीजों पर लोगों का विश्वास बढ़े, क्योंकि अगर ऑनलाइन चीजों पर लोगों का विश्वास टूट जाएगा तो फिर लोग यूज करना बंद कर देंगे, और यूज करना बंद कर देंगे तो फिर सारी टेक्नोलॉजी आपकी धीरे धीरे रह जाएगी, देश का विकास हो जाएगा, तो जरूरी है भाई ये सब चीजें। फिर नवाचार डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास में समर्थन देना। आजकल देखिए ना कि आजकल कई सारी चीजें डिजिटल, आपका स्टॉक मार्केट में कई डिजिटल कंपनियां खूब पैसा कमा रही हैं, डिजिटल एरिया एआई का यूज करके लोग एडवांस होते जा रहे हैं, टाटा इन्फोसिस जैसी कंपनियां के खूब शेयर मार्केट बढ़ते हैं। उसके बाद है भारत में डिजिटल विनियामक परिदृश्य को अंतर्राष्ट्रीय मानकों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बना। अब सही बात है कि जैसे आपने जो भी नियामक तय कर रखे वो अंतरराष्ट्रीय नियामकों से मैच करने चाहिए, क्योंकि अगर आप पीछे रह गए तो आप फिर ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप देखें जैसे बेंगलुरु जैसे जो हमारी सिलिकॉन वैली है, ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर मार्केट पूरा है, क्यों, क्योंकि इसने अंतरराष्ट्रीय मानकों के अपने को और थोड़ा एडवांस कर लिया, तो ये पूरे विश्व अपने यहाँ सॉफ्टवेयर, वो पूरा सॉफ्टवेयर बनाते, ठीक है, तो ये हो। उसके बाद है ऑनलाइन सामग्री को विनियमित करना ताकि यह सुरक्षित और नैतिक हो, तथा डिजिटल क्षेत्र में जिम्मेदार नवाचार को बढ़ाना दे, मतलब कि ऑनलाइन जो सामग्री है उसको विनियमित करना, रेगुलेट करते रहना, ताकि वो सुरक्षित और नैतिक हो, लोग उसका गलत यूज ना कर सके। और जो डिजिटल क्षेत्र में नवाचार है, नवाचार आप भाई नए नए टेक्नोलॉजी, तो उसको जिम्मेदारी के साथ यूज करें, गलत तरीके से यूज ना करें। फिर डिजिटल क्षेत्र में जवाबदेही और निवारण तंत्र, जवाबदेही, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी करिए कि अगर गलत कोई एक रिस्पॉन्सिबल होगा, कि अगर फेसबुक का डेटा लीक होगा तो फिर आपके फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, फिर उनको भी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अगर कोई निवारण शिकायत है तो निवारण तंत्र स्थापित कीजिए ताकि उनकी शिकायतों का निवारण हो सके। तो ये आपका डिजिटल इंडिया अधिनियम 2023 के प्रावधान थे। अब आगे देख लेते हैं, अगला है डिजिटल इंडिया अधिनियम की क्या चुनौतियां हैं। प्रावधान तो आप कर देंगे, लेकिन अभी आप क्या है ना, अब देखिए अगर आप बहुत ज्यादा टाइट कर देंगे कानून को, तो जो लोग नए नए इस फील्ड में उतर रहे हैं, सीख रहे हैं, या फिर इसका अपने नए नए फील्डों में यूज हो रहा है, वो रुक जाएगा। और हमको रोकना नहीं है, नहीं तो फिर हमारी अर्थव्यवस्था पे गलत प्रभाव, हमारे विकास पे गलत प्रभाव पड़ता। चुनौतियां हैं जैसे क्या है ना, कि जैसे नव प्रवर्तन या नए स्टार्टअप पर नकारात्मक, अब भाई नया स्टार्टअप बना है, ठीक है, अब वो किसी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, अगर आपने उसको रोक दिया तो वो फिर पनप नहीं पाएगा, बढ़ नहीं पाएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की अभिव्यक्ति, अब भैया आपने जैसे मान लीजिए कि जितने भी ऑनलाइन, जैसे जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, फेस, अगर आपने इसको बहुत ज्यादा रेगुलेट कर लिया तो भाई फिर स्वतंत्रता, लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी, लोग अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, तो ये हो जाएगा। फिर है प्रभावी प्रवर्तन हेतु अत्यधिक संसाधनों की आवश्यकता होने लगेगी, ठीक। उसके बाद है हितधारकों के हितों में संतुलन स्थापित करने में कठिनाई, हितधारक जैसे जो यूज करता है, उपयोगकर्ता हो गए, जितने भी स्टॉक होल्डर है वो सब। उसके बाद है तीव्र तकनीकी विकास के साथ संतुलन स्थापित करने हेतु निरंतर संसाधन की आवश्यकता, क्योंकि तकनीकी जैसे बढ़ती जाती है वैसे ही संसाधन नए नए बनते जाते हैं। पहले देखिए मोबाइल छोटा वाला था, फिर बड़ा वाला मोबाइल, अब वाईफाई लगने लगा, फिर अब 6G आ गया, नया टावर लगाइए, अब टावर की डेंसिटी, मतलब टावर का कवरेज एरिया कम होता है, तो धीरे धीरे जो भी टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो उसके साथ संतुलन स्थापित करने की बात करता है। तो ये थी चुनौतियां। अब है आपका, देखिए अभी तक हमने यहाँ पे पढ़ा था डिजिटल इंडिया अधिनियम, ठीक है, कि अगर इंडिया डिजिटल होगा तो उसके लिए किस तरह हम रेगुलेट करेंगे, तो ये था
पब्लिक डोमेन की कहानी। अब हम देख लेते हैं कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा का संरक्षण कैसे होगा, मतलब मैं हूँ, मेरा अगर कोई पर्सनल डेटा है ना, उसका संरक्षण आप कैसे करोगे? तो उसके लिए भी हमने 2013 में हमने एक इंडिया का जो डेटा है, जो पब्लिक डोमेन का डेटा, उसको संरक्षण करने के लिए हमने नियम कानून बनाए, ठीक है, टेक्नोलॉजी के लिए रेगुलेट करने के लिए। ठीक, अब जो आपका पर्सनल डेटा है उसके लिए आपने क्या क्या नियम कानून बनाए, तो देखिए ये इसका उद्देश्य, अगर हम पहले देखिए ये है आपका डिजिटल व्यक्तिगत डेटा प्रोटेक्शन या संरक्षण अधिनियम। तो अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोले तो इसको हम लोग बोलते हैं DPDPA, ठीक है ना। तो ये हो जाता है, अगर ये हो जाएगा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, ठीक है। अगर हम पहले इसके उद्देश्यों की बात करते, ये है नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना, कि भाई उसका जो हमारा डेटा है, मोबाइल में पड़ा है, अकाउंट में जो भी है। उसके बाद है डेटा प्रोसेसिंग को पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढ़ाना। अब पारदर्शिता, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई मोबाइल यूज किया, ठीक है, मोबाइल कोई सिम यूज कर रहा है, जियो का, कोई एयरटेल, को भी यूज कर, अब आपका डेटा उसके उस कंपनी के पास पड़ा है, तो अब ये ना हो कि वो कंपनी आपका डेटा किसी तीसरे कंपनी को बेच दे। अब वो डेटा तीसरे कंपनी को बेच देगा, तो आप बताइए कि आपकी डेटा सिक्योरिटी खतरे में आ गई कि नहीं। अब वो डेटा अगर वो किस तरह वो डेटा आपका यूज करेगा, ये बिना आपकी सहमति के बिना कैसे कोई कर सकता है। तो इसको ये बोल रहा है कि पारदर्शिता होनी चाहिए, ये बताना चाहिए कि आपका डेटा आपकी सहमति के बिना कहीं नहीं भेजा जाए। उसके अलावा जैसे आपने मान लीजिए कि व्हाट्सअप कॉल किया, ठीक है, अब आप व्हाट्सअप, तो व्हाट्सअप कॉल जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह व्हाट्सअप कॉल होता है, तो वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है, मतलब कि आपने किया, बीच में जो रास्ते में जो डेटा जाता है वो कहीं हैक नहीं हो सकता, वो वहीं पे जाकर डिकोड होगा जिसके पास वो फोन, जिसके पास आपने किया है। बीच में अगर आप मान लीजिए बीच में अगर किसी ने बीच में हैक कर लिया, तो आपकी पर्सनल डेटा को मिसयूज कर सकता है, आपको ब्लैकमेल कर सकता है। तो ये वाली चीजें हो गई डाटा पारदर्शिता ना। फिर है डेटा प्रिंसिपल का मतलब होता है डेटा का जो मालिक है, जैसे आप हो गए, ठीक है, के अधिकारों और डेटा न्यासी मतलब है कि डेटा देने वाला, ठीक है, डेटा लेने वाला, जैसे कि रिलायंस कंपनी आपका डेटा ले रही है, जब फेसबुक कंपनी आपका डेटा, यूट्यूब के पास डेटा पड़ा है। तो जो डेटा प्रिंसिपल के अधिकार मतलब जो डेटा जिनका है उनके अधिकारों, और डेटा न्यासी मतलब जो डेटा ले रहा है उनके दायित्व, मतलब कि जो डेटा ले रहा है उनके दायित्व निर्धारित करना, और जिनका डेटा है उनको उनके उनके अधिकारों की रक्षा करना, मतलब मेरे डेटा के अधिकारों की रक्षा करना। और अगर मेरा डेटा यूट्यूब के पास है, फेसबुक कंपनी के पास है, किसी भी कंपनी के पास है, तो उनके दायित्व का निर्धारण करना कि मेरे डेटा का मिसयूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपका ये उद्देश्य था आपका, ये आपका आपका था डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का। चलिए अब आगे इसके कुछ हम प्रावधान देख लेते हैं, प्रावधान थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पहला है व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच का अधिकार, ठीक है। उसके बाद है डेटा को सुधारने और मिटाने का अधिकार। अब डेटा को सुधारने मिटाने का अधिकार, बहुत दिन से आपका डेटा पड़ा हुआ है, मान लीजिए कोई पुरानी डेटा है, अब आप चाहते हैं कि उसको, इसको बोलते हैं राइट टू फॉरगेट का अधिकार। तो जो पुराना डेटा है आप उसको हटा भी सकते हैं, ठीक है, पब्लिक डोमेन इंटरनेट पे किसी की 20 साल पहले मान लीजिए कुछ बोला था, 20 साल पहले उसकी एक वीडियो पड़ी हुई है, फिर उस वीडियो के राजनीति में ज्यादा थे जो अब उस वीडियो का यूज करके आज उसकी आप नकारात्मक छवि प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ये कहलाता है डेटा को सुधारना या मिटा देना। उसके बाद है सहमति को रद्द करने का अधिकार। आपने पहले दिया था कि ठीक है आप मेरा डेटा ले लो, फिर बाद में समझ में आया कि नहीं यार डेटा नहीं लेना चाहिए, गलत हो गया था, फिर एक काम करो, आप जो डेटा लिए हो वो मेरा वापस कर दो डेटा, अपने अपने डाटाबेस वो डेटा को इरेज कर दो। तो ये हो गया सहमति से रद्द करने का अधिकार, ठीक है। फिर डेटा से संबंधित नाबालिगों की सुरक्षा क्या ना, जो नाबालिग 18 वर्ष से नीचे है, वो उतने अभी जागरूक नहीं है कि भाई मतलब जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उस हिसाब से उनका ज्ञान थोड़ी ना बढ़ रहा, वो तो बच्चे हैं। तो उनको लिया कि नाबालिगों के लिए, इसीलिए आप देखेंगे कहीं भी लिखा रहता है, पूछ लेता है कि 18+ है कि नहीं। वो जैसे जैसे कि फेसबुक भी है, तो फेसबुक भी 13 वर्ष से कम आयु का बच्चा नहीं चला सकता। तो वो जो बच्चे नाबालिग लोग हैं ना, उनके लिए उनके मतलब डेटा से संबंधित नाबालिग की सुरक्षा का विशेष प्रावधान है, ठीक है। तो ये रहता फिर है नियामक निकाय उल्लंघन के हेतु जुर्माना। अगर कोई ये जैसे फिर कंपनियां गलत यूज करती हैं, पकड़ा जाता है कि भाई ये डेटा का मिस यूज किए हैं, तो फिर आप उस पर जुर्माना भी लगा देते हैं। कई जैसे जैसे टेलीग्राम पे फ्रांस ने टेलीग्राम रूस का है, टेलीग्राम के जो वहाँ आप मालिक गए थे, फ्रांस गए थे, उनको अरेस्ट तक कर लिया, उसके ऊपर खूब जुर्माना, गूगल पे खूब जुर्माना लगता रहता है, ठीक, ये हो गया। उसके बाद है डेटा संग्रहण से संबंधित नियम और शर्त तथा जानकारी संविधान की 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं में उपलब्ध कराना। ये नहीं कि आप जैसे मान लीजिए कि कोई साउथ का है वो तमिल मोबाइल चला रहा, अब मोबाइल वो उसका तमिल में, जैसे
जैसे मान लीजिए हमारा मोबाइल हिंदी में है, आप हिंदी इंग्लिश में चला रहे हैं, अब वो अपना तमिल में चला रहा है, आप कह दो कि नहीं भाई आपको इंग्लिश में ही चलाना है या हिंदी में चलाना है, आपको तमिल में नहीं चलाना तो नहीं, या फिर बोल देगा कि भाई आपको हमने मैसेज किया था किसी चीज के बारे में, लेकिन हमने हिंदी में किया था, हमने आपको सूचना तो पहुंचा, अरे भैया जब वो सूचना आपने पहुंचा दी, वो सूचना उसके लायक ही नहीं है, वो मतलब कि उसको पढ़ ही नहीं पा रहा है, तो उसको तो सूचना का लाभ ही नहीं मिला ना, तो फिर कैसे? तो ये बता रहा है कि पूरी 22 भाषा जो है 8वीं सूची की, उस पूरे भाषाओं में यहाँ पे नियम शर्त जानकारी सब उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद है शिकायत निवारण का अधिकार, ठीक है। उसके बाद है डेटा प्रिंसिपल, मैं आपको बता दिया डेटा प्रिंसिपल की ओर अपने डेटा संबंधी अनुरोध को प्रबंधित करने हेतु एक सहमति प्रबंधक को नामांकित करना, कि मतलब ये अगर मालिक को कोई जो डेटा का मालिक जिसका डेटा है, अगर उसको कोई डेटा संबंधी अनुरोध कर रहा है तो उसको वो उसका जो वो होगा तो कंपनी होगी तो एक वो सहमति प्रबंधन को नामित करेगी और वो उसका डेटा उस हिसाब से यूज कर लिया जाएगा, ठीक है, बदल दिया जाएगा। उसके बाद है बच्चों के लिए हानिकारक संस्करण प्रसंस्करण को अनुमति ना देना। अब कई सारी चीज होती है बच्चों के लिए नहीं, जैसे मान लीजिए कोई डेटा है बच्चों के लिए नहीं, मार काट धाड़ वाला है, कोई हिंसा फैलाने वाला है, तो ऐसा कुछ डेटा है तो बच्चों को अनुमति ना दे। उसके बाद है डेटा संरक्षण बोर्ड का स्थापना करना, ठीक है, डेटा का संरक्षण बोर्ड होती है, ये आते हैं इसके कुछ प्रावधान। अब हम देख लेते हैं, हमने योजनागत प्रयास देख लिया, नीतिगत प्रयास देख लिया, अब देख लेते हैं कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो हमारे साइबर सुरक्षा के लिए बनाई गई हैं देश में। तो अगर हम यही संस्थागत प्रयास की बात करें तो सबसे पहले और जो सबसे बड़ा है वो है आपका भारतीय साइबर अपराध संवेदन केंद्र, जिसको हम लोग बोलते हैं I4C। आई 4 बार आई और सी, आई मतलब इंडियन, फिर पहला इंडियन, सॉरी गलत हो गया, आई एक आई है और 4 सी है, तो ICCC, ठीक है, ये गलती हुई थी। तो ये है आपका हो गया इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो इंडियन साइबर क्राइम जो कोऑर्डिनेशन सेंटर है ये इसका स्थापना की गई थी 2018। अब इसके 7 घटक है, ये हर फील्ड में काम करते हैं। जैसे ये है नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एंड एनालिटिकल यूनिट बनाई गई, इसको कहते हैं नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर बनाया गया। फिर ये प्लेटफॉर्म फॉर ज्वाइंट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेट करने की टीम बनाई गई। फिर है नेशनल साइबर क्राइम फोरेंसिक लेबोरेटरी बनाई गई। फोरेंसिक मतलब आप जानते हैं जो कि जांच के लिए होती है, जो वैज्ञानिक जांच के लिए, उसके लिए हो गया। फिर है नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर बनाएगी। उसके बाद है साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट बनाएगी। उसके बाद है साइबर क्राइम रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर बनाएगा। तो ये जो आपका इंडियन साइबर क्राइम्स कोऑर्डिनेटर सेंटर है जिसको हम लोग आई और 4C मतलब ICCC, तो आप देख रहे हैं इसका गठन 2018 में किया गया। तो इसके सार 4 घटक थे जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। तो ये था संस्थागत प्रयास, एक संस्था का निर्माण किया गया I4C करके, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है। उसके अलावा 2004 में हमने सर्ट इन बनाया था। सर्ट मैंने आपको बताया था कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम फॉर इंडिया, ठीक है ना। तो ये आपको 2004, ये क्या करती है, सरकारी एजेंसी सरकारी नेटवर्क पर साइबर हमले को कम करती है, मतलब ये सरकारी के खिलाफ अगर कोई साइबर अटैक होता है तो उसको रोकती है। उसके अलावा राष्ट्रीय महत्व के जो सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र बनाया गया 2004 में, जो महत्वपूर्ण जानकारी की सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद है साइबर स्वच्छता केंद्र बनाया गया, जैसे मालवेयर और वायरस अटैक ना हो तो इसके लिए। तो ये थे प्रमुख संस्थान जिसका निर्माण किया गया था। तो पहला संस्थान में आप ये याद कर लीजिएगा I4C, दूसरे संस्थान में आप याद करिएगा सर्ट इन का गठन, और तीसरे में ये आपका ये जो है ये 2014 में बनाया गया राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र तीसरा, और चौथा हो गया साइबर स्वच्छता केंद्र। तो ये थे आपके संस्थागत प्रयास। तो और उसके बाद अगर अन्य कुछ सरकारी पहले देख ले तो अन्य सरकारी पहले में जैसे कि भारत सुरक्षित साइबर सुरक्षित भारत पहल 2018 में शुरू किया गया, ये पहल थी। तो फिर है पहले अभियान सरे होते हैं, जागरूकता अभियान फैलाता है। फिर है राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल बनाया गया 2019 में, कि जैसे भाई अब जैसे आपको साइबर अटैक हो गया आपके खिलाफ, अब आप वहाँ पे FIR लिखवाए, वहाँ पे मान लीजिए कोई साइबर सेल है ही नहीं, तो ये पोर्टल बनाया गया, यहाँ आप अपनी साइबर अटैक की जानकारी दे सकते हैं, रिपोर्टिंग पोर्टल है ये, ठीक। उसके बाद है ये राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास 2030, जैसे सैन्य अभ्यास होता है उसी तरह हम यहाँ साइबर सुरक्षा का अभ्यास करते हैं, ड्रिल कहते हैं इसको। फिर है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान चलाया गया कि ग्रामीण जो लोग हैं वो भी डिजिटली रूप से साक्षर हो। तो ये थे प्रमुख सरकारी की योजनाएं पहले थी। तो इसी के साथ ही दोस्तों ये आपका जो आंतरिक सुरक्षा के लिए साइबर वाला मुद्दा था, साइबर की प्रमुख जो बुनियादी बातें थी, और जो आपका
अगला था जिसको हम बोलते थे आंतरिक सुरक्षा चुनौती, संचार नेटवर्क के माध्यम, मीडिया और सामाजिक नेटवर्क साइटों द्वारा जो आपकी आंतरिक सुरक्षा चुनौती उत्पन्न करती थी, वो ये दोनों पार्ट आपका इसके साथ ही कंप्लीट हो गया। अब अगले वाले पार्ट में मैं आपको मनी लॉन्ड्रिंग बता दूंगा, जो कि थोड़ा बड़ा है। मनी लॉन्ड्रिंग के साथ ही आपका ये जो इंटरनल सिक्योरिटी वाला टॉपिक है, ये कंप्लीट हो जाएगा मेरी तरफ से, ठीक है। फिर बाकी अगर कुछ अपडेटेशन आता है तो फिर मैं उसको करंट के थ्रू कंप्लीट करवा दूंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरा बताया समझ में आ गया हूँ, मैं आपको समझाने में पूरी तरह सफल रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो लाइक आप पसंद है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।